विवाह के पूर्व युवक युवतियों में यौन शिक्षा प्रदान की जाती है, इसको गलत दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है कुल किताबों शब्द में। है वो किससे उत्पत्ति होती है इसकी? कुल कुल शब्द से होती है। नमस्कार, आज हम लोग एक ऐसी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे और सुनेंगे जो जनजाति अब से कुछ समय पहले संपूर्ण भारतवर्ष में संख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति थी, परंतु समय बदला, देश काल और परिस्थितियों में परिवर्तन आया। नवीन जनसंख्या 2011 के अनुसार अब जिस जनजाति को हम प्रथम स्थान पर देखते थे, वह जनजाति आज द्वितीय स्थान पर आ गई है। हम बात कर रहे हैं गोंड जनजाति की। देखिए, आप सभी भावी प्रशासक हैं और जनजाति समाज, जनजाति अर्थव्यवस्था, इन सबसे बड़ा सामाजिक व्यवस्था, इन सबसे बहुत गहरा रिश्ता होगा आपका। भारत एक ऐसा देश है जहां ग्रामीण परिवेश अधिक है, तो आपको इन समाजों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानना आवश्यक है। इस क्लास का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले कि आपसे प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। एमपीपीएससी ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछा भी है, व्यापम में कुछ ऐसे प्रश्न आ चुके हैं और यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक ऐसी जनजाति जो अपने रंगों के लिए, जड़ी बूटियों के कार्य के लिए, शिकार पद्धति के लिए और अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र में आदिम युग का जीवन जीने के लिए जानी जाती है। जब हम इस बड़ी जनजाति के बारे में देखते हैं तो पहला प्रश्न आता है कि गोंड जनजाति की उत्पत्ति कहां से हुई, किससे मानी जाती है। देखिए, संपूर्ण भारत में जो गोंड जनजाति है वह मुख्यतः नर्मदा नदी के दक्षिणवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। इनका संबंध द्रविड़ों से पाया जाता है। अब एक चीज आप समझिए, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं और यदि ईश्वर ने मदद की तो यह प्रश्न फंस जाएगा कि कर्क रेखा जो हमारी है, इसके नीचे द्रविड़ संस्कृति, द्रविड़ सभ्यता और जो कर्क रेखा के ऊपर का भाग है वहां आर्य संस्कृति, आर्य कल्चर, आर्य सभ्यता विद्यमान है। एमपीपीएससी पूरी में क्वेश्चन पूछेगा कि भक्ति का उद्भव यानी ईश्वर की भक्ति का उद्भव, ईश्वर की पूजा आराधना का उद्भव भारत में कहाँ हुआ, तो वह क्षेत्र है दक्षिण भारत। अब इससे और अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे है। प्रश्न समझिए कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे है, तो उत्तर है, याद करो आप लोग, बताओ, रामानंद। भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद, है ना। तो द्रविड़ों से इनका संबंध माना जाता है। इनका अस्तित्व आर्य युग से पहले का भी है। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आर्य लोग उत्तर भारत के प्रमुख सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं और भारत में आर्य बाद में आई, द्रविड़ पहले आई। अब शाब्दिक अर्थ रूप में जाएंगे तो गोंड शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है कोंड होता है, जिसका अर्थ होता है हरे भरे पहाड़, है ना। थोड़ी देर पहले आपसे मैंने प्रश्न किया था कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे बनेगा, एमपीपीएससी ने पूछा है, ये 2000 के पहले की बात है, कि अबूझमाड़ क्षेत्र कहाँ है।
गेस करिए। अबूझमाड़ क्षेत्र कहाँ है? अबूझमाड़ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। पहले एमपी और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था। एक ऐसा क्षेत्र अबूझमाड़ जहां गोंड बड़ी मात्रा में, इसके साथ में हलवा, हलवी, है ना, ये जनजातियां जो इसकी सपोर्ट करने वाली यानी उप जनजातियां हैं, मुरिया, मारिया, ये 5-7 प्रकार की जनजातियां यहाँ बड़ी मात्रा में निवास करते हैं। तो क्वेश्चन जीएस में याद रखिएगा कि अबूझमाड़ क्षेत्र कहाँ है? तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिले में। ठीक, अब कई जिले बन गए हैं। बस्तर से दंतेवाड़ा बन गया है, बस्तर से बीजापुर बन गया है, बस्तर से नारायणपुर बन गया है। तो बहुत सारे जिले बन गए। पहले एक समय में बस्तर एक बड़ा जिला हुआ करता था। गोंड स्वयं को क्या कहते हैं? कोई तुरे, है ना, जैसे कोई राजपूत कहता है, कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता है, कोई अपने आप को शर्मा कहता है। इसी प्रकार गोंड लोग अपने आप को क्या कहते हैं? कोई तुरे कहते हैं बेटे। तो जब आप यहाँ गोंड जनजाति के संदर्भ में क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कुछ पूछ रहा है कि इनका भाई क्या संबंध है? आप देखिए, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में स्पेशली पूछ रहा है तो नर्मदा नदी घाटी के दोनों ओर मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना आदि आदि जगहों पर है। अब फिर यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आपको मिले। अब आप ध्यान दीजिए कि नया प्रश्न यहाँ पर उसने क्या बनाया है आपसे। ये जो क्वेश्चन है ना बेटे, ये आपके लिए रामबाण है। अभी पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन सा जिला छिंदवाड़ा जिले से अलग करके बनाया गया है? तो उत्तर क्या होगा? पांडव। ठीक, याद रहेगा। इसकी विशेषता महाराष्ट्र से लगा हुआ है ना। तो जो यहाँ का कल्चर होगा वही यहाँ का कल्चर भी होगा, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे जनजाति कला, जनजाति कल्चर। ठीक बेटे, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन एमपीपीएससी वाले कैसे पूछते हैं। एमपीपीएससी वालों को बहुत विद्वान आदमी नहीं चाहिए कि इतना ज्ञानी हो जो कि जनजातियों पे रिसर्च करके आया, नहीं। एमपीपीएससी एक सामान्य नॉलेज वाले व्यक्ति का चुनाव करती है और वह सामान्य नॉलेज जो स्टूडेंट अपने पास में रखता है वह कामयाब होगा। इनकी शारीरिक संरचना की बात करें तो शारीरिक रूप से गहरे रंग, सुडौल शरीर, गठीला व मोटे बाल इनके होते हैं, अंडाकार चेहरे होते हैं, रंग सांवला होता है। अब गोंडों की कई उप जनजातियां हैं, जैसे कि अभी हमने कोल जनजाति पढ़ा था तो वहां पर हमने कई प्रकार की उपजातियां पढ़ी थी। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे? उप जनजातियों में मंडला के आसपास रहने वाले नहीं, देवगौड़। ठीक, अब आप देखिए कहाँ रह रहे ये लोग, देवगौड़, मंडला, राजगौड़, ठीक, सूर्यवंशी गौड़, देवगाड़िया गौड़, रावण वंशी गौड़, है ना। तो ये जो देवगौड़ और राजगौड़ है यह अपनी किस प्रकार की विशेषता ली है? भूमि के स्वामी हैं, बड़े बड़े जो भूमिपति हैं गौड़ जनजातियों में सामंत है, स्वामी है जो, वह राजगौड़ है। धुरगौड़ एक कृषक वर्ग है, अर्थात यह गरीब है, इनकी आय इनसे कम है, यह छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जो कामियां हैं वो कौन है? श्रमिक वर्ग है गौड़ जनजाति में। ये 3 बातें आप याद रखिएगा बेटा उप जनजातियों में। और इनका जो विस्तार देवगौड़, राजगौड़, सूर्यवंशी गौड़, देवगढ़िया गौड़, रावणवंशी गौड़, ये मूल गौड़ है। और उपजातियों में अभी मैंने बताया आपको लोहे का काम करने वाले, है ना, मुरिया लोग, मारिया लोग, ये सब लोग गौड़ जनजाति में रहते हैं। ये अपने सामाजिक आर्थिक हैसियत के आधार पर इस प्रकार से बटे हुए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इनको विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब
जब आप इनका व्यवसाय देखेंगे। अब जो व्यवसाय है ना, यही इन्हें अलग करता है, किसमें? उप जनजातियों में। अब आप उप जनजातियों को यहाँ याद रखिएगा कि रटने वाला काम कहाँ है। एमपीपीएससी ने अंगरिया के बारे में कई बार पूछा है कि भाई लोहे का काम करने वाले लोग कौन हैं, लोहे के काम में कौन पारंगत होते हैं? अंगरिया। प्रधान, पुजारी का काम है ना, शादी का अवसर है, विवाह का अवसर है, जन्म का अवसर है, फिर इस प्रकार के बड़े शुभ अवसरों पर ये जो इस सत्ता को और परम सत्ता को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, वह कौन है? प्रधान, पुजारी। ओझा, गौड़ जनजातियों में ओझा क्या करता है? तांत्रिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है। और कोयला भूतिस नृत्य गान करने वाले होते हैं। सोलहारा लकड़ी का काम करने वाले, बढ़ईगिरी का काम करने वाले होते हैं। अब स्मार्ट स्टूडेंट कौन है? स्मार्ट विद्यार्थी वह है जिसे छोड़ना पता है। भाई पढ़ना तो सबको पता है, सब लोग अपने अपने चैनल में आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें आप सीखते भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी कौटिल्य एकेडमी टीम और हमारे कौटिल्य एकेडमी परिवार के जो सदस्य हैं, आपको जो रिसर्च करके देते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण चीजें देते हैं। उन महत्वपूर्ण चीजों में आप देखिए कि क्या है। ये जो 3 क्वेश्चन है बेटी, इन तीनों क्वेश्चनों को आप एमपीपीएससी निकालने के लिए रट लीजिए। पहला, अंगरिया, लोहे का काम करने वाले पारंगत, लोहे में एमपीपीएससी ने पूछ लिया। प्रधान, पुजारी का काम करने वाले, ठीक। और ओझा, तांत्रिक क्रिया का काम करने वाले। तो इसे एमपीपीएससी ने पूछा है और इसे छत्तीसगढ़ पीएससी ने पूछा है, ठीक। तो ये जो छत्तीसगढ़ पीएससी का सीजी का क्वेश्चन है वह आपकी किस्मत बदल सकता है। तो किस्मत बदलने के लिए आप तैयार है ना? भाई हम तो तैयार हैं, आपको भी तैयार रहना चाहिए। अब हम जब सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि टू द पॉइंट कि किसी जनजाति में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्या बनेगा। इनके बहुत सारे प्रकार विवाह के, परंतु इनकी विवाह पद्धति में जो सबसे अच्छी बात है वह क्या है? वह अच्छी बात है कि गौड़ जनजाति में विवाह पद्धति विकसित अवस्था में है, परिवार पितृसत्तात्मक है एवं संयुक्त परिवार की यहाँ पर व्यवस्था देखी गई है। दूध लौटावा, लमानाई, पॉलीथन और चढ़ विवाह, इनमें आप ये 2 को भूल सकते हो। हमने आपसे कहा ना कि हमें छोड़ना पता होना चाहिए। तो दूध लौटावा प्रथा क्या है? मामा बुआ की लड़की से या लड़के से एक दूसरे का विवाह कर दिया जाता है। दूध लौटावा प्रथा वो वाली नहीं है कि आप समझे कि जैसे हमारे शहरी कल्चर में और ग्रामीण कल्चर में भी होता है, मेहमान आए हैं, अचानक से चाय की पत्ती खत्म हो गई है, दूध खत्म हो गया, चाय पिलाना है, स्वागत और सम्मान करना है, तो गए, आंटी जी थोड़ा सा 1 कप दूध दे दीजिए। ये दूध लौटावा प्रथा नहीं है, ये विवाह की बहुत अच्छी प्रथा है कि अपने कुनबे के लोग, अपने कुटुंब के लोग, अपने परिवार के लोग अपने एक दूसरे से ब्लड रिलेशन में जुड़े रहेंगे तो निस्संदेह सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था आपकी बड़ी मजबूत होगी। तो दूध लौटावा विवाह मामा बुआ की लड़की से, और लमानाई विवाह इसको हम सेवा विवाह कहते हैं, है ना। लमानाई क्या होता है? अब मान लीजिए आधुनिक समाज की हम बात करें तो जिसे आप कहेंगे कि ये भाग करके शादी कर लिए, इन्होंने लव मैरिज कर लिया, बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं। जनजातीय समाज की क्या खूबी है भाई, लगता है कि इस समाज का अंग बन जाए और जीवन पूरा यहीं बिता दे। इतना सादा, इतना सरल, इतना प्रामाणिक, इतना वैज्ञानिक समाज है और न्यूनतम आवश्यकताओं पर जिंदा रहने वाला समाज है। लमानाई विवाह, जब
किसी लड़के और लड़की के बीच में प्रेम संबंध को घर वाले स्वीकार नहीं करते, तब लड़का क्या करता है, लड़का जा करके अविवाहित लड़के के घर में उनके माता पिता की सेवा करके उनकी मदद करके उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। ऐसे विवाह को लमानाई विवाह कहते हैं। ठीक बेटे, अब इसमें आप आगे क्या देखेंगे कि गौड़ जनजाति अपने अन्य कुछ चीजों के लिए जानी जाती हैं जो कि एमपीपीएससी से बहुत गहरा रिलेशन रखती है। कर्मा नृत्य गिनीज बुक में शामिल किया गया भाई, है ना। सैला नृत्य, भड़ौनी, कराहवा, सुआ, दीवानी एवं डोंडू, मृत्यु के अवसर पर खाहुल पाटा, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये कर्मा नृत्य कर्म देवता को समर्पित, चूंकि एग्रीकल्चर समाज है और इस एग्रीकल्चर समाज में आप जानते हैं कि पूरा जो समाज है प्रकृति पर निर्भर होगा। अच्छी वर्षा हो, ओले नहीं पड़े, बहुत ज्यादा अतिवृष्टि नहीं हो, एग्रीकल्चर में जो चीज बोया जाए वो उत्पादन पूरा घर आए, इसलिए कृषि फसल के कटने के अवसर पर दोनों ऋतुओं में, चाहे वह रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, इस अवसर पर कर्म देवता यानी कर्म कौन कर रहा है, मजदूर कृषक ये कर्म कर रहे हैं, और कर्म का जो देवता है वह अंतरिक्ष में बैठा, यूनिवर्स में बैठा हुआ, उसको खुश करने के लिए कर्म नृत्य किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें जो आपसे बनेगा वही खाहुल पाटा। ये खाहुल पाटा क्या होता है, ये एक ऐसा मृत्यु गीत है जब दुख के सागर में सब लोग डूबे रहते हैं, दुख के सागर में सब डूबे रहते हैं, तो कौन सा नृत्य करते हैं, खाहुल पाटा नृत्य करते हैं। अब इस दुख के सागर में डूबकर निकलना इतना सरल नहीं है, ये शोक गीत है। जैसे राजस्थान में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में इसी प्रकार का शोक गीत गाया जाता है। एक यदि फिल्म आपने देखी होगी रुदाली, उस रुदाली फिल्म में कुछ समूह के औरतें किसी के मृतक संस्कार में जाकर के रोने का नाटक करती हैं, अभिनय करती हैं, और उन्हें पैसा नहीं मिलता इस बात के लिए। अब इनके उत्सवों में आप देख लो, मढ़ई, लारू काच, नवाखानी, जवारा, छेरता, विधि पूजा, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे उत्सव ये लोग मनाते हैं जिसमें बाहर के लोगों का एक बड़ा आश्चर्य शामिल रहता है। आप देखिए धार्मिक जीवन, इनके प्रमुख देवी देवता कौन है, पहला ये देखिए, इनको याद रखेंगे भाई साहब, है ना, ये बड़े महत्वपूर्ण इनके देवी देवता हैं। ठाकुर देव, दूल्हा देव अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। ये 12 देव, सूरज देव, खैर माता ये नहीं पूछी जाती, पर ठाकुर देव और दूल्हा देव यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। गौड़ जनजातियों के लोग अधिकांश हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे हम लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, काली माँ की आराधना करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, राम की कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार भारतीय समाज से आज ये लोग जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्म में बहुत सारा इनका विश्वास है। अब इनका जो पुजारी होता है वह इनकी भाषा में देवरी कहा जाता है ना। यह पुजारी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करवाता है, वैदिक रीति तो नहीं कहा जाएगा, जनजातीय रीति से इनको अच्छे और बुरे की पहचान कराकर इनके कल्याण के लिए कार्य करता है। अब गौड़ों का आर्थिक जीवन, किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था में, किसी भी समाज के जिंदा रहने में वित्त, धन, वस्तु और कृषि उत्पादन का महत्वपूर्ण स्थान है। जब गौड़ जनजाति का हम व्यवसाय देखते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है,
गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय बेटे है कृषि। ये लोग कृषि में बड़े पारंगत होते हैं, है ना, और अच्छी कृषि करते हैं। अच्छी कृषि से ऐसा नहीं है कि आज के आधुनिक प्रकार की कृषि कर रहे हो। कुछ गौड़ जनजाति विकसित हो गए हैं तो उनके यहाँ पर ट्रैक्टर हो सकता है, हार्वेस्टर हो सकती है, जीप और कार हो सकती है, लेकिन आज भी मुख्यतः हल और बैल से, हल और पाड़े से, छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः पाड़े मतलब भैंसे, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये लोग इससे कृषि करते हैं। वन उत्पाद और कृषि मजदूरी में इनका जीवन निर्वाह मुख्यतः होता है। अब जो वन उत्पाद है, देखिए सबसे बड़ा वन उत्पाद तेंदुपत्ता, साल के बीज, महुआ, चिरौंजी, शहद, जड़ी बूटियां, काजू, बादाम, है ना, ये जो जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उगाई जाने वाली जो कृषि उत्पाद हैं, इनको वो लोग इकट्ठा करते हैं और स्थानीय हाट बाजार, मंडी, मड़ई, मेला, जिसे ये आप हाट कहेंगे, बाजार कहेंगे, मड़ई कहेंगे, मेला कहेंगे, ठीक, जो साप्ताहिक लगता है वहां पर बेच देते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं और अपने जीवन यापन को सरल बनाते हैं। अब गौड़ जनजाति में गांव के समूहों को मिलाकर एक पंचायत बनती है जिसका मुखिया मुकद्दम या मंडल होता है, जिसको पटेल भी कहते हैं। घोटुल प्रथा, एमपीपीएससी ने प्री एग्जाम में इस प्रथा को पूछ लिया है। भाई घोटुल प्रथा क्या है, आप भी जानते होंगे, पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। एक्चुअली में आज के जैसे क्या उनके पास में टेक्नोलॉजी है? नहीं है। क्या स्कूलें हैं? नहीं है। क्या सिनेमा है? नहीं है। क्या टेलीविजन है? नहीं है। परंतु एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान कैसे पहुंचे, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रथा बनाई गई है, घोटुल प्रथा। इस विवाह के पूर्व युवक युवतियों में यौन शिक्षा प्रदान की जाती है। इसको गलत दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है, किताबों में भी, फिल्मों में भी और किस्से कहानियों में नहीं। क्या किसी भी समाज में सिर्फ एक ही शिक्षा होती है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं ना, बहुत सारी शिक्षाएं होती है। नंबर 1, चूंकि जनजाति समाज है, कृषक समाज है, आदिम समाज है, तो नंबर 1, अपने पूर्वजों के यश और वैभव को ज्ञान कैसे पहुंचेगा? किताबें तो नहीं उनके पास में, भाषा इतनी उन्नत तो नहीं है ना, तो अपने पूर्वजों के बहादुरी, यश और वैभव की कथाएं, गाथाएं। नंबर 2, सदियों से कृषि की पद्धतियां, उन्नत बीज, उन्नत तकनीक, सदियों से शिकार की पद्धतियां, शिकार की तकनीक, सदियों से विष, जंगली जानवरों का हमला, उनसे सुरक्षा, जड़ी बूटी, जड़ी बूटियों का व्यापार, ठीक, बुखार, उनका इलाज, यानी संपूर्ण समाज की संपूर्ण गतिविधियों का यहाँ पर लेखा जोखा अविवाहित युवक और युवतियों को मौखिक रूप से सिखाया जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। हाँ, यौन शिक्षा भी दी जाती है। अब देखिए, बड़े शर्म की बात है, अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए हमें आज के समाज को, कि एक ऐसा जनजातीय समाज जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जंगलों में रह रहा है, पर इतना उन्नत और इतना विकसित है, उसे पता है कि लड़के और लड़कियों को यौन शिक्षा देना जरूरी है। और आज हम आधुनिक समाज में यदि यौन शिक्षा की बात करने लगे तो लोग झंडा लेकर के आंदोलन, हाय हाय के नारे लगाने लगते हैं, पुलिस प्रशासन हाय हाय, ये मंत्री हाय हाय, ये सरकार हाय हाय, हाय तो वो मच जाती है। कितना आज का समाज कितना छोटी मानसिकता का है, और जनजातीय समाज, सरल समाज, आदिवासी समाज कितना बृहद दिल का है, कितना बड़ा ब्राइट स्पेक्ट्रम इसके दिमाग में। देखिए, तो आपने घोटुल प्रथा देखा। अब महिलाओं द्वारा किए गए भित्ति अलंकार को नोह डोरा कहा जाता है गौड़ जनजातियों में। मड़ई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ना कि भाई ये क्या है, जो स्थानीय उत्पाद है उन स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए एक जगह पर ले जाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मड़ई कहते हैं। ठीक, अब इस प्रकार से
गौड़ जनजाति अपने विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के साथ साथ एक ऐसे फेस में है जहां उसका पश्चिमीकरण, जहां उसका आधुनिकीकरण, जहां उसका संस्कृतिकरण हो रहा है और यहाँ पर हिंसा अपराध की घटनाएं घट रही हैं। नक्सलवाद की समस्या गौड़ जनजातियों में एक गंभीर समस्या है। इसलिए विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन भी चलाए गए हैं और इनको मुख्य धारा में लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब गौड़ जनजाति से जो बनने वाले प्रश्न हैं उन्हें आपने देख लिया कि भाई भूमिका क्या है, लोहे का व्यापार करने वाले लोग कौन से हैं, अबूझमाड़ क्षेत्र कहाँ पर है ना। और जो गौड़ जनजाति है यह शिकार, युद्ध कला, चिकित्सा इनमें बहुत पारंगत जनजाति है। ठीक बेटा। गौड़ जनजाति का परिचय, उसका रहन सहन, उसकी उत्पत्ति, उसकी उपजातियां पढ़ा। उसके जस्ट बाद हम चलते हैं कोल जनजाति। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति गौड़ जनजाति और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तीसरी जनजाति है तो उसे कोल कहा जाता है। कोल जनजाति के बारे में हम आगे पढ़ते हैं और इनका पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ते हुए और जो संभावित प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और 23 जून एमपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा डेटा और आंकड़े आपके सामने पेश करेंगे। चलते हैं साथियों यहाँ पर कोल जनजाति का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन कोल जनजाति का यहाँ पर आपके सामने है। आप देख रहे हैं महर्षि पाणिनि के अनुसार कोल शब्द कुल से निकलता है। जो कोल शब्द है वो किससे उत्पत्ति होती है, इसकी कुल शब्द से होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कुल का मीनिंग होता है समस्त, टोटल, सभी। कुल शब्द कुल से निकलता है जिसका अर्थ, आशय, मीनिंग क्या होता है, समस्त होता है। कोल शब्द कुल से जन्मा है और जिसका अर्थ आशय होता है समस्त। और यह कोलेरियन जनजाति की एक शाखा है। जो कोल है वो कौन सी जनजाति की शाखा या ब्रांच है, कोलेरियन। कोल शब्द कहाँ से आया है, कुल से आया है। कुल का मीनिंग, आशय क्या होता है, समस्त होता है। आगे चलते हैं। कोल अपना मूल स्थान, मूल निवास रीवा के बद्री राजा क्षेत्र के कुराली नामक स्थान को मानते हैं। तो इनका मूल स्थान क्या है, रीवा के कौन सा, बद्री राजा क्षेत्र के कुराली नामक स्थान को मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति, कोल जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रीवा के बद्री राजा क्षेत्र के कुराली नामक स्थान को मानते हैं। कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और जो प्रतिशत में 7.62%। मध्य प्रदेश की भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, 39 पॉइंट कुछ समथिंग। और गोंड दूसरी जनजाति है सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल है, 7.62%। इस डेटा को आपको याद रखना चलेगा। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप देखते हैं यहाँ पर कोल जनजाति का विस्तार, ये कहाँ तक इसका क्षेत्र है, रीजन कहाँ तक है और किस क्षेत्र तक ये निवास करती है। तो देखिएगा आपके सामने है रीवा, सतना, मऊगंज अभी जो जिला बना है, कौन से जिले से अलग हुआ है आप कमेंट करके बताएंगे, और कौन से नंबर का जिला है। मऊगंज किस जिले से अलग करके इसका गठन हुआ है, कौन से नंबर का जिला है, और मऊगंज
जिला की सीमा कौन कौन से जिले से मैच करती है, मिलती है। तो क्या हो गया, रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल व पन्ना जिलों में इनका विस्तार पाया जाता है या इनका निवास स्थान है। इन क्षेत्रों में कोल जनजाति की बहुलता या अधिकता आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कोल जनजाति उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड में भी पाई जाती है। इसके अलावा कोल जनजाति उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी पाई जाती है। कोल अपना संबंध माता शबरी से मानते हैं। कोल अपना संबंध किससे मानते हैं? माता शबरी। जो माता शबरी थी, भिलनी थी। भगवान राम जब वनवास में जा रहे थे तो शबरी माता मिलती हैं और भगवान को बेर, जूठे बेर खिलाते हैं और भगवान बड़े ही स्वादिष्ट बेरों को और बड़े ही अच्छे भाव से खाते हैं। तो यही भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की यही वो कुछ बातें हैं जो हमारे लिए कुछ सिखाती हैं और हम उनका अनुसरण करते हैं। और उपजातियां, कोल जनजाति की 22 उपजातियां हैं। बस इतना ही याद रखना है, कोल जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? 22 उपजातियां हैं। कुछ याद रख देख लेते हैं। रोतिया, रौतेले, ठकुरिया, इस तरह से 3-4 कुछ जो प्रमुख हैं, खास खास हैं, उन पर हम ध्यान रखते हैं। रोतिया, रौतेले, ठकुरिया और खगवरिया, देशा, बुड़वर, मवासी, रेवरिया आदि प्रमुख हैं। तो आप 3 ही याद रख लें, रोतिया, रौतेले, ठकुरिया, और इनमें से एक बार रीड कर लें। लेकिन प्रमुख आपको 3 ही उपजातियों पर ध्यान रखना है और आपको नोटिस करना है या नोटिफाई करना है। 22 उप जातियां होती हैं कोल जनजाति। कितनी होती हैं? 22 होती हैं। इनका निवास स्थान, ठीक है, चलेगा। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ कैसे होती है, इनका जो सामाजिक जीवन है, रहन सहन क्या, समाज में कैसे रहते हैं, किसको मानते हैं, इस तरह की चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कोल जनजाति में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। कोल जनजाति क्या होती है? पितृसत्तात्मक होती है, ठीक है। कोल जनजाति में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। कोल समाज के उपसमूहों को कुरही कहा जाता है। इसके जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, उन ग्रुपों को क्या कहा जाता है? कुरही कहा जाता है। और कोल जनजाति के विवाहों में क्षेत्र बहिर्विवाह नियम का पालन किया जाता है, ठीक है। जिनका जो विवाह होता है क्षेत्र बहिर्विवाह नियम का पालन करता है, जिस कारण विवाह दूसरे गांव से कुरही में होता है, ठीक है। तो दूसरे गांवों से कुरही में होता है। और कोल जनजाति में मंगनी विवाह इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा माना जाता है। जो मंगनी विवाह होता है वही विवाह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे अच्छा भी माना जाता है। कोल विवाह, मंगनी विवाह। कोल जनजाति में बहु विवाह प्रथा भी पाई जाती है। बहु विवाह प्रथा भी पाई जाती है। चलिएगा, इस तरह के कुछ पॉइंट हैं, आप ध्यान रखेंगे। अब चलता हूँ यहाँ पर। कोल जनजाति के कुछ डांसेस हैं, नृत्य हैं, जो आप देख रहे हैं, इनको याद रखना है। 1-2 नृत्य हैं। एक है दहका, दहका एक दादर। कोल जनजाति के कुछ नृत्य हैं, एक, ठीक है, क्या है? दहका, एक दादर। देवी देवता, किस देवी देवता को मानते हैं? लाखन। लाखन का मीनिंग क्या? सबसे महत्वपूर्ण देवता। कोल जनजाति के देवता होते हैं लाखन, और इनके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पूजनीय और सबसे ज्यादा उच्च कुल के माने जाते हैं लाखन। फिर होते हैं ब्रह्मणी देवी, एक होती है ब्रह्मणी देवी, एक होते हैं ब्रह्मणी देवी।
जादू की देवी माना जाता है। अब जादू टोना कुछ भी होता है तो जब भी कोई प्रॉब्लम या बाधा आती है तो इनके पास जाते हैं, ब्रह्मी देवी के पास जाते हैं और उनसे मांगते हैं या उनसे कुछ इस तरह की जादू टोना करवाते हैं और इस पर विश्वास रखते हैं। कोल जनजाति, ब्रह्मी देवी जादू की देवी, और शबरी देवी, एक शबरी देवी और चिथड़िया वीर, ये इनके देवता होते हैं। सबसे प्रमुख कौन हो गया? लाखन, सबसे महत्वपूर्ण देवता। दूसरा कौन हो गया? ब्रह्मी देवी जादू की देवी, और शबरी देवी तथा चिथड़िया वीर, ये इनके देवी देवता होते हैं। नृत्य कौन कौन से हो गए? दहका और दादर। ठीक इस तरह से आपको याद रखना है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया एवं मैयारी कहते हैं। जब इनकी पंचायत होती है तो इसका नाम क्या है? गोहिया और मैयारी कहते हैं। तथा पंचायत के मुखिया को गोटिया कहते हैं। ध्यान रखना, पूछा गया है पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? गोटिया। पंचायत का मुखिया गोटिया और पंचायत को गोहिया और मैयारी कहते हैं। पंचायत को गोहिया और मैयारी, और पंचायत के जो मुखिया होता है अपन सरपंच कहते हैं, या प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? गोटिया कहते हैं। कोल जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध रहता है। कोल जनजाति कभी भी एक गोत्र में विवाह नहीं करते हैं और पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। अगर कोई जैसे लव मैरिज कह सकते हैं, प्रेम विवाह कर लेता और एक ही गोत्र में होता है, दोनों परिवार एक गोत्र वाले वर वधु को स्वीकार नहीं करते, ये प्रतिबंधित होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सगोत्रीय विवाह कोल जनजाति में प्रतिबंधित होता है, ध्यान रखना है। कोल जनजाति पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा है। जो औद्योगिकीकरण हुआ उसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ा है? कोल जनजाति। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, गौंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। कोल कुल समूह, कोल कुल समूह का मीनिंग क्या है? वे सदस्य सम्मिलित होते हैं जिनकी सदस्यता जन्म से हो, अर्थात भाइयों की पत्नी और बहनों के पति इसमें सम्मिलित नहीं होते। भाइयों की पत्नी और बहनों के पति इसमें शामिल नहीं होते हैं, कोल कुल समूह कहलाते हैं। कोल और कुल समूह मतलब अपने वंशज होना चाहिए, अपने कुल की होना चाहिए। अगर किसी के भाई के ठीक है पत्नी है, वो दूसरे कुल की है, इसलिए कोल समूह में नहीं माना जाता है। या बहन का हस्बैंड है, पति है, उसको भी कोल कुल समूह में नहीं माना जाता है। तो समझ गए, भाइयों की पत्नियों बहनों के पतियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। सिर्फ वंशज जो कुल के होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के होते हैं, उनको कुल या कुल समूह माना जाता है। ऐसी इनकी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। कोल सामाजिक जीवन उनका होता है। सज्जा कला, सज्जा कला क्या होती है? कोल जनजाति की चित्रकला है सज्जा कला। कोल जनजाति चित्रकला जो चित्रकारी करते हैं, चित्रकलाएं जहां पर उकेरते हैं उसको कहते हैं सज्जा कला। क्या कहते हैं? सज्जा कला। किसको कहते हैं? कोल जनजाति की जो चित्रकला होती है, यह उद्रेखण कला है जो गीली दीवार पर बनाई जाती है। अब इस कला का प्रदर्शन किस पर करते हैं? ये इनके घर होते हैं, एक रहवास स्थान होता है, उसको गीली दीवार होती है और उस पर जो चित्रकारी करते हैं, सजावट के रूप में पेंटिंग करते हैं, उस कला का नाम है सज्जा कला। कोल जनजाति विकास प्राधिकरण, अब आते हैं इस पर। ठीक है, कल्याण कोल जनजाति का विकास प्राधिकरण, कोल जनजाति विकास प्राधिकरण। कोल जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 6 जून 2011। ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। गठन कब हुआ?
6 जून 2011। इसका उद्देश्य क्या था? कोल जनजाति विकास प्राधिकरण का उद्देश्य क्या था? कोल जनजाति के विकास के लिए आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक प्रयास करना। कोल जनजाति विकास प्राधिकरण, विकास मतलब उनका डेवलपमेंट करना, उनको विकसित बनाना और विकास की मुख्य धारा में शामिल करना इनका प्रमुख उद्देश्य, मेन टारगेट और मेन पर्पस रहा था है। और आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक प्रयास करना इनके लिए कोल जनजाति के लिए संरचना। जो कोल जनजाति विकास प्राधिकरण की संरचना स्ट्रक्चर क्या है? एक अध्यक्ष होता है, इस प्राधिकरण का कौन होता है? अध्यक्ष। और कोल जनजाति के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो कोल जनजाति से संबंध रखता हो, कोल जनजाति की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक जीवन से संबंध रखता हो और इनके विकास के लिए इसको भरपूर या महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हो, उस उस व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है कोल जनजाति विकास प्राधिकरण के लिए। ओके, चलेगा। अब बात करते हैं सदस्य, कोल जनजाति विकास प्राधिकरण के सदस्य। अध्यक्ष देखा आपने, राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट 5 व्यक्ति। जो अध्यक्ष होता है कोल जनजाति द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति, जो कोल जनजाति से संबंध रखता हो, उनकी सामाजिक जीवन से संबंध रखता हो, आर्थिक, इस प्रकार की चीजों से जुड़ा हो। अध्यक्ष और सदस्य राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट 5 व्यक्ति राज्य शासन इनको नियुक्त करती है और अशासकीय सदस्य कोल जनजाति के रहते हैं। कुछ होते हैं शासकीय सदस्य, कुछ होते हैं अशासकीय सदस्य, जो कि कोल जनजाति के कुछ प्रमुख होते हैं, किसी, ठीक है, सम्मानजनक अवार्डेड, जिन्होंने कोल जनजाति में कई वर्षों तक कोल जनजाति के विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए इस तरह के कार्य किए हों, उनको सदस्य बनाया जाता है। तीसरा सदस्य विषय विशेषज्ञ, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उनको भी सदस्य बनाया जाता है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आता है कोल महाकुंभ। एक कोल महाकुंभ क्या है? कोल महाकुंभ क्या है? कोल महाकुंभ क्या है? कोल महाकुंभ 24 फरवरी 2023 को मनाया गया सतना में। कोल जनजाति के लिए एक कुंभ लगता है जिसका नाम है कोल महाकुंभ, और ये 24 फरवरी 2023 स्थान कहाँ पर मनाया गया? सतना में मनाया गया। अब इसमें मुख्य अतिथि किसको बुलाया गया? चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया? चीफ गेस्ट श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री। कोल जनजाति के निवास क्षेत्र टोला कहलाते हैं। जहां पर कोल जनजाति निवास करती है उसको टोला कहते हैं। और आयोजन 24 फरवरी 2023 को कोल महाकुंभ का हुआ, स्थान सतना में हुआ। मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री को बुलाया गया। और कोल जनजाति का जो निवास स्थान होता है उसको टोला कहते हैं, निवास को टोला कहते हैं। कुछ मेमोरेबल फैक्ट हैं यहाँ पर, कुछ मेमोरेबल फैक्ट हैं, उनकी बात करते हैं। कुछ मेमोरेबल फैक्ट हैं, उनको चर्चा करते हैं। ओके, मेमोरेबल फैक्ट। कोल जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने मैप के माध्यम से आपको बताया था। भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में धार, अलीराजपुर, ठीक है, उधर धार, अलीराजपुर, रतलाम, ठीक है, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इस तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश में भील जनजाति की बहुलता, अधिकता देखने को मिलती है। और ये पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मैक्स मूलर ने इन्हें कोलेरियन कहा है। मैक्स मूलर क्या कहते हैं? कोलेरियन। तो इसलिए कोल जनजाति में कोलेरियन
की एक ब्रांच, एक शाखा है। और ये किसने कहा है? मैक्स मूलर के अनुसार कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य दहका है। दादर भी है। इनका जो प्रमुख नृत्य है, मेन डांस है, वो क्या है? दहका है। और दादर भी है, लेकिन प्रमुख में दहका आएगा। ठीक है, चलेगा। ये कहाँ रहता है? पूर्वी मध्य प्रदेश में। तो इसी के साथ ये आज की क्लास यहीं पर विराम करते हैं। आगे और जनजातियों को लेके आएंगे। ये आपके लिए वीडियो बहुत मददगार होगा, आपकी हेल्प करेगा। अच्छे से पढ़ें और साथ ही वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। होटल अकेडमी इंदौर की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।